मुझे बताइए कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि मेरे पास आज बिटकॉइन है, बिटकॉइन की कीमत X है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पर हूँ, बस चल रहा हूँ, और मान लीजिए कि तर्क के लिए आज कीमत 65,000 है। आपने प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,000 मूल्य का बिटकॉइन डाला है। आज के मूल्य में ठीक है, वह आपकी संपार्श्विक है। ठीक है, तो आप 50% के LTV के साथ कर्ज लेते हैं। ठीक है, और आप $500 मूल्य के मान लीजिए स्थिर मुद्रा USDT USDC निकाल लेते हैं। आज मेरे साथ काउच पे हैं स्टीफन किमेल। स्टीफन M2 के CEO हैं। मुझे ये काफ़ी मनोरंजक लगता है जब लोग कहते हैं मैंने अभी अभी बिटकॉइन का उपयोग करके अपनी कॉफ़ी खरीदी और मैं ऐसा हूँ, आप ऐसा क्यों करेंगे? बैंकों का काम ही जोखिम प्रबंधन करना है, इसीलिए वे ऐसा जोखिम नहीं लेंगे जो उन्हें लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। इसलिए यदि कोई बैंक पहले से ही क्रिप्टो एक्सचेंज स्वीकार करता है तो उस एक्सचेंज को लेने से पहले उन्होंने बहुत बहुत लंबा और गहन होमवर्क किया होगा। अर्जुन के साथ कोचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अर्जुन हूँ। आज मेरे साथ काउच पर हैं स्टीफन किमेल। स्टीफन M2 के CEO हैं, और जैसा कि उन्होंने शो शुरू होने से पहले मुझे बताया, M2 एक क्रिप्टो एक्सचेंज और निवेश प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है, जो कि हमारे स्टूडियो से बस कुछ ही दूरी पर है। तो इसके साथ ही स्टीफन काउच पर आपका स्वागत है। अर्जुन, मुझे अपने काउच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर खुश हूँ। आपका स्वागत है। और मेरी मुलाकात स्टीफन से लगभग 3 साल पहले हुई थी। बात करते हुए मुझे इसका एहसास हुआ। उस समय आप एक अलग अवतार में थे। हाँ, है ना? आप सूट, शर्ट और टाई में ज्यादा थे। हाँ, टी-शर्ट की बजाय। लेकिन आप जानते हैं आपका यहाँ होना अच्छा है। और मैंने M2 के बारे में सुना, मुझे लगता है कि लगभग 6 से 8 महीने पहले। मुझे सही समय नहीं पता, और AGM के कुछ दोस्तों ने मुझे इस दिशा में इशारा किया कि एक एक्सचेंज आ रहा है AGM से, या आप AGM से विनियमित हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने अपने ईमेल पर जाकर कहा चलो आपको एक ईमेल भेजते हैं और देखते हैं कि क्या आपको अभी भी मेरी याद है। लेकिन आपको याद थी। धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ आकर खुश हूँ। तो स्टीफन, मुझे कुछ से शुरू करने दो। हमारे पास एक विस्तृत दर्शक वर्ग है ना? और हर कोई वास्तव में डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, DeFi को नहीं समझता है। तो और मुझे लगता है कि बहुत से लोग, बहुत से कमेंटेटर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हालांकि इस मामले में नहीं, इन शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं। तो आपके शब्दों में क्या आप इन 3 शब्दों को हमारे लिए स्पष्ट कर सकते हैं? और आप जानते हैं शायद कहीं एक प्यारा सा वेन आरेख है जो DeFi, डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो है, और शायद उसमें नहीं, उस क्रम में नहीं। मैं क्रम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, शायद। चलिए डिजिटल एसेट्स से शुरू करते हैं, और फिर इसका मतलब शायद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि परिभाषा या समझ के व्यापक अर्थ में ये कोई भी संपत्ति है जो डिजिटल स्पेस में बनाई और रखी जाती है, यानी डिजिटल रूप से। और ये फोटो, वीडियो, टेक्स्ट से लेकर कुछ भी हो सकता है, संगीत, आपके पास जो कुछ भी है। मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी संकुचित परिभाषा ऐसी चीज़ें होंगी जिनका वास्तव में मूल्य होता है और जो स्वामित्व के साथ भी आती हैं उस संपत्ति का। ज़रूर। लेकिन ये अभी भी बहुत सी चीज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो इंटरनेट में या डिजिटल स्पेस में रहती हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये ब्लॉकचेन पर ही हो। नहीं, कंप्यूटर पर, इंटरनेट में, AWS में, कहीं भी कुछ भी भौतिक नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए मुख्य अंतर भौतिक संपत्ति बनाम डिजिटल संपत्ति है, जो ईंट गारे की वास्तविक दुनिया में रहती हैं, बनाम डिजिटल जो कंप्यूटर में, डेटा में बाइनरी हो सकती हैं। दूसरा शब्द था DeFi। DeFi है, इसे पारंपरिक वित्त से अलग करने के लिए गढ़ा गया है, जो आमतौर पर संचालित होता है सरकार और नियामकों की देखरेख में, और बैंकों या फिनटेक और बिचौलियों द्वारा संचालित। तो उस वित्तीय प्रणाली को चलाने के लिए एक केंद्रीय या कई केंद्रीकृत संगठन आवश्यक है। इसलिए एक अंतिम ग्राहक के रूप में उस संगठन, उस बिचौलिए पर मेरी एक निश्चित निर्भरता है, और मैं सरकार की निगरानी में हूँ जब मैं वित्तीय सेवाओं के साथ बातचीत करता हूँ। DeFi का प्रयास या DeFi के पीछे का इरादा विपरीत करना है, अंतरिक्ष को अलग करना और बिचौलियों से छुटकारा पाना, और शक्ति और नियंत्रण और स्वामित्व को पूरी तरह से व्यक्तियों के हाथों में डालने का प्रयास करना है। तो ये बना रहा है सेवाएं, आमतौर पर कोड आधारित सॉफ्टवेयर सेवाएं, और वह फिर से इंटरनेट में रहते हैं और बैंकों के लिए बिचौलियों की आवश्यकता के बिना वित्तीय सेवाएं देने का प्रयास करते हैं। इसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से बिटकॉइन है, जिसे वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक बाद लॉन्च किया गया था। बैंकों और सरकारों ने जिस तरह से संभाला, उससे हर कोई परेशान था। स्थिति तो इरादा एक ऐसी संपत्ति रखने का था जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सके बिना बैंक की ज़रूरत के। जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात आती है तो सरकार के नियंत्रण के बिना
ब्याज दरें आदि वगैरह वगैरह। तो वह डीफाई है, पारंपरिक वित्त के विपरीत। सरकारों और बैंकों से छुटकारा पाना सबसे आसान जवाब है और इसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखना। और फिर वित्तीय सेवाओं में सबसे भावनात्मक शब्द क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अंत में सबसे संकीर्ण परिभाषा वास्तव में एक डिजिटल मुद्रा है। तो एक मुद्रा या भुगतान का साधन या मूल्य भंडार और मूल्य हस्तांतरण। और मेन फिर से वह केवल डिजिटल दुनिया में रहता है, जिसे फिर से सरकार या संप्रभु द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विकेंद्रीकृत संगठन निजी संगठन भी हो सकते हैं, लेकिन यह डिजिटल मूल्य के हस्तांतरण या डिजिटल स्पेस में हस्तांतरण मूल्य के लिए मुद्राओं की एक श्रृंखला है। तो मेरा एक सवाल, और फिर ये बहस हम जारी रख सकते हैं। और वास्तव में मैं पिछले सीजन के अंत में बहुत भाग्यशाली था, मेरे पास डेविड शॉन थे हाँ, शो पर। और आप जानते हैं, जहां तक इस शो का सवाल है, ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आप जानते हैं वो ज्यादातर चीजों के गॉडफादर हैं। हाँ, डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो वगैरह वगैरह। मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे अधिक विनियमन इस क्षेत्र में आता है, चाहे वह डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, डीफाई हो, विकेंद्रीकरण की यह पूरी अवधारणा, क्या वह बस बन जाता है? मुझे लगता है एक गंतव्य के बजाय यात्रा की दिशा, या क्या ये कभी वास्तव में साकार होता है? यह निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। तो ये वास्तव में एक बहुत ही विवादास्पद बिंदु है, यहाँ तक कि मेरे कहने के लिए भी, क्योंकि अब लगभग एक लड़ाई है या पारंपरिक डीफाई के बीच दर्शन में अंतर। क्योंकि जब क्रिप्टो और पूरा स्थान उत्पन्न हुआ था तो ये सब डीफाई के बारे में था, और पूरी बात वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों से छुटकारा पाने की थी। M2 जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंज लगभग विपरीत हैं। वे विनियमित संस्थाएं हैं। वे उन सेवाओं को अलग अलग रूपों या अलग अलग तकनीक में, इसमें बहुत सारे नवाचार के साथ पेश करने के लिए बिचौलिए हैं, लेकिन दिन के अंत में ये बिचौलियों के पास वापस जा रहा है। और आपने विनियमन का उल्लेख करते समय बिल्कुल सही कहा। जब डीफाई शुरू किया गया था तो ये पूरी तरह से अनियमित स्थान में काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कुछ परिणाम थे। मुझे यकीन है कि हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हम करेंगे। और ये है फायदे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नुकसान भी जब व्यक्ति की सुरक्षा, पारदर्शिता आदि आदि की बात आती है। तो मुझे लगता है, शायद मेरा अनुमान है, दोनों साथ रहेंगे। डीफाई स्पेस में अधिक नवाचार संचालित होगा, लेकिन जब लोगों की संपत्ति की बात आती है तो कम और कम चीज़ों को पूर्ण डीफाई स्पेस में चलने की अनुमति दी जाएगी। अधिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, खासकर जब हम बड़े पैमाने पर अपनाने की बात करते हैं, वास्तव में क्रिप्टो को सभी तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीकृत एक्सचेंज विनियमित करते हैं। न केवल एक्सचेंज बल्कि विनियमित खिलाड़ी और विनियमित संस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि दिन के अंत में अधिकांश व्यक्ति सरकार से दूर होने की इच्छा नहीं रखते हैं। उनके पास एक सुविधाजनक उत्पाद, सुरक्षित उत्पाद और एक अच्छी सेवा और एक अच्छी कीमत प्राप्त करने की इच्छा है। और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इस बारे में एक टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे लगता है अगर CBDC एक वास्तविकता बन जाते हैं तो जिस हद तक लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि डीफाई का वह पूरा केंद्र जो एक केंद्रीकृत तरीके से संचालित होता है, सह अस्तित्व में रहना सीखेगा, क्योंकि ये एक डिजिटल मुद्रा होगी। हाँ, लेकिन सरकार विनियमन द्वारा अत्यधिक शासित। बस इतना ही। आइए वास्तव में बात करते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। अच्छा, आइए M2 के बारे में बात करते हैं। तो कुछ सवाल हमें बताएं कि M2 क्या है, और हमें बताओ अबू धाबी क्यों? ठीक है। M2 एक पूरी तरह से विनियमित क्रिप्टो एक्सचेंज और निवेश मंच है। हम जो पेशकश करते हैं उसके दो मुख्य पहलू हैं। ठीक है। एक क्रिप्टो खरीदने और बेचने से संबंधित कुछ भी है, वह एक्सचेंज है, और हम इसे बड़े संस्थागत ग्राहकों के लिए स्पॉट फ्यूचर्स और OTC डेस्क के रूप में करते हैं। उसी समय हम पेशकश करते हैं क्रिप्टो ऋण से लेकर क्रिप्टो कमाई योजनाओं तक निवेश उत्पादों की एक श्रृंखला। तो वह जगह है जहां आप अपना क्रिप्टो ले सकते हैं, आप इसे जमा कर सकते हैं और आपको इस पर ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए हमारा प्रमुख उत्पाद ये है कि हम BTC और बिटकॉइन पर 10%, एथीरियम पर 10% और कई अन्य भुगतान कर रहे हैं। यही शुरुआती बिंदु है। हम आज वहीं हैं। हम 6 महीने से बाजार में हैं, लेकिन आगे ध्यान का एक बड़ा हिस्सा उन निवेश उत्पादों की अधिक से अधिक समृद्ध श्रृंखला पेश करना होगा। संरचित उत्पाद, कुछ और नवीन उत्पाद जो क्रिप्टो स्पेस और पारंपरिक वित्त का मिश्रण है, लेकिन वास्तव में क्रिप्टो पर आधारित सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है। हमारे पास भुगतान कार्ड होंगे, और हमने अभी एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, और विभिन्न अन्य उत्पाद जो ग्राहकों को संपूर्ण सेवा प्रदान करना चाहते हैं। क्रिप्टो में पैसा कमाएं और इसे वास्तविक दुनिया में खर्च करें, और उचित दीर्घकालिक फैशन में क्रिप्टो में निवेश करें। मैं भुगतान कार्ड पर वापस आने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी मनोरंजक लगता है जब लोग कहते हैं मैंने अभी अभी बिटकॉइन का उपयोग करके अपनी कॉफ़ी खरीदी और मैं ऐसा हूं, आप ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन किसी भी स्थिति में हम 1 मिनट में उस पर आ जाएंगे, है ना? तो अगर मैं लेता हूं
प्रश्न का दूसरा भाग, अब्बू ढाबी कैसे आया? मुझे अब्बू ढाबी में व्यवसाय की उत्पत्ति के बारे में बताएं। खैर, आंशिक रूप से क्योंकि मैं और कमोबेश संस्थापकों और मैंने यहाँ एक दूसरे को पाया, और तो ये वह जगह है जहाँ हम स्थित हैं। तो ये एक स्वाभाविक शुरुआती बिंदु था, लेकिन विनियमन के मामले में ये बहुत मजबूत क्षेत्राधिकार भी है। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, विनियमन अधिक से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और नियामक जितना मजबूत होगा, जिस क्षेत्राधिकार में आप काम करते हैं, आप उतने ही विश्वसनीय होते हैं और आप और उपयोगकर्ता उतने ही सुरक्षित होते हैं। तो स्पष्ट नियम हैं जिनका सेवा प्रदाता और निवेशक दोनों पालन कर सकते हैं। वे जानते हैं कि हर कोई सुरक्षित है, कोई सवाल नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ऐसा नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। हाँ, और एफएसए सबसे पुराना क्रिप्टो विनियमन है। ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित है, बहुत प्रतिष्ठित है, दुनिया भर में बहुत मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हम वर्तमान में अन्य क्षेत्राधिकारों में विस्तार कर रहे हैं। जब हम आते हैं और कहते हैं कि हम एजीएम द्वारा विनियमित हैं, ये सीधे तौर पर इसे पासपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य न्याय क्षेत्रों में इसकी मान्यता शानदार है। ये बहुत मजबूत है। ये एक बहुत अच्छा विनियमन है, और ये यहाँ सवाल उठाता है। इसलिए यदि आपने पिछले 12 महीनों में बहुत सारी टिप्पणियां पढ़ी हैं, शायद थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी, तो ऐसा प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि ये बयानबाजी या ये दावा है कि डिजिटल संपत्ति प्रस्तावों, डिजिटल संपत्ति कंपनियों की एक लहर है जो खुद को बना रही हैं। मेरे पास है, मुझे लगता है इस प्रश्न के 2 भाग हैं या शायद 3। पहला है, क्या ये सच है? क्या हम एक लहर देख रहे हैं? दूसरा, क्या कोई विशिष्ट क्षेत्र है जहां हम वास्तव में इन तथाकथित कंपनियों या समाधानों की एकाग्रता को देख रहे हैं? और मुझे लगता है कि तीसरा, जो मेरे लिए है, यहाँ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर का प्रश्न है। वे किस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, या हम बस फिर से कुछ ऐसा बना रहे हैं जो अंततः एक समस्या की तलाश शुरू करने वाला है? ये मज़ेदार है। मैं इसकी तुलना अच्छे पुराने .com दिनों .com बबल से करना पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है, आपके पास था, हर दिन कंपनियाँ सामने आती हैं, और जब तक वे .com में समाप्त होती हैं और उनके पास 3 पावरपॉइंट पेज होते हैं, उनके पास मिलियन या बिलियन डॉलर का मूल्यांकन होता है। शायद उनमें से 97% गायब हो गए और उनका कभी कोई सार्थक उपयोग नहीं हुआ। फिर भी आपके पास एक अमेज़न और गूगल और उस समय से आई कई अन्य कंपनियां हैं जो आज अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनका मजाक उड़ाया गया होगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होने वाला है। बड़ी संख्या में कंपनियां लॉन्च की जा रही हैं। मुझे लगता है हमारे पास 20,000 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी या टोकन हैं। हमारे पास 600 एक्सचेंज हैं। उनमें से ज़्यादातर शायद समय के साथ गायब हो जाएंगे। सवाल ये है कि पीछे क्या रहता है, और वे जिन उपयोग के मामलों को देख रहे हैं, वे फिर से बहुत सी चीज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला है। आपके पास शुद्ध निवेश, सट्टा निवेश या लंबी अवधि का निवेश है। हमारे पास वह दोनों हैं। आपके पास भुगतान के अधिक दिलचस्प उपयोग के मामले हैं, और आपकी बात के अनुसार बिटकॉइन, जैसा कि मूल रूप से कॉफ़ी या पिज्ज़ा खरीदने का एक अच्छा साधन माना जाता था, नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए स्टेबल कॉइन वास्तव में बहुत सक्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं, और अब उनका बाजार पूंजीकरण 100 बिलियन से अधिक है। आपके पास गेमिंग है, आपके पास है पहचान प्रबंधन, AI आधारित अनुप्रयोग। इसलिए मुझे लगता है कि हम अभी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ व्यापक ब्लॉकचेन तकनीक के सभी संभावित उपयोग के मामलों को देखने की शुरुआत में हैं। मुझे लगता है कि शायद यदि आप इसे Web3 ब्लॉकचेन तकनीक से देखते हैं, तो यह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की तुलना में उपयोग के मामलों का एक बहुत व्यापक समूह है। हाँ स्टीफन, मैं आपसे सहमत हूँ। तो प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला भाग है, क्या आप वास्तव में इस क्षेत्र में भी वह लहर देख रहे हैं, है ना? विश्व स्तर पर हम इन कंपनियों की बड़ी मात्रा में देख रहे हैं, लेकिन क्या आप इसे संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में व्यापक क्षेत्र में देख रहे हैं? ये अविश्वसनीय है। आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, मैंने हमेशा ये सुना है और मैंने सोचा था कि हाँ, हम बस खुद की चापलूसी कर रहे हैं। हम खुद से कहते हैं कि हर कोई यहाँ आ रहा है, लेकिन हमने हाल ही में यहाँ सातोशी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जो OG आयोजनों में से एक है। मूल गैंगस्टर घटनाएं, जहां बहुत सारे मूल संस्थापक मिलते हैं, और हमें जल्द ही यहां टोकन 2049 पर बात करनी है, अगले सप्ताह। टोकन 2049 का लाइनअप बिल्कुल पागलपन भरा है। हाँ, और इस क्षेत्र में और भी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं। इन आयोजनों में हम उन लोगों से सभी तरह की चर्चाएं सुनेंगे जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ करते थे, जो एक बहुत ही उन्नत नियामक हुआ करता था। वैसे भी अमेरिका से, पूरे यूरोप से बहुत सारी परियोजनाएं और संस्थापक नियामक स्थान सरकार के इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को पाते हैं, और अब तक यहाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए खिलाड़ियों और परियोजनाओं की एकाग्रता अभूतपूर्व है। एक पहलू जो पूरी ईमानदारी से भूमिका निभाता है, वह सिर्फ कर की स्थिति है। यदि आप एक ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जिसे आप दुनिया में कहीं से भी प्रदान कर सकते हैं, तो इसे ऐसी जगह से क्यों न करें जहां आपको करों का भुगतान न करना पड़े। लेकिन यहाँ एकाग्रता निश्चित रूप से बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल पूछता है,
और फिर हो सकता है कि मैं इसे गलत समझ गया हूं। और मुझे लगता है कि हम बात करने के लिए बैठने से पहले इस पर संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, जो कि है सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये सभी उपयोग के मामले उस मौजूदा दुनिया में मौजूद हैं जिसमें हम रहते हैं, या पारंपरिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं। हाँ, तो ग्राहक, भुगतान करने वाले ग्राहक एनालॉग दुनिया है, अगर मैं इसे कह सकता हूं, डिजिटल दुनिया के बजाय। क्या वे इस सब के प्रति उस गति से जाग रहे हैं जो मुझे लगता है उस गति के साथ संरेखित है जिस पर आपूर्ति आ रही है? क्योंकि सैकड़ों और सैकड़ों महान व्यवसायों को खोना एक अफसोस की बात होगी। मैं जिया हूं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मैं .com बबल से गुजरा हूं। मैं वास्तव में उस अवधि के दौरान यूरोप और अमेरिका में था और बहुत सारे बहुत ही सामान्य विचार और व्यवसाय थे। उनमें से कुछ वास्तव में नीचे जाने के लायक थे, है ना? हाँ, जैसा कि आपने कहा, वे 3 पेज या जो भी वेब पेज से ज्यादा कुछ नहीं थे। हाँ, मुझे यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ अच्छे विचार भी हैं। तो सवाल, क्या एनालॉग दुनिया इस सब के प्रति जाग रही है और कह रही है कि हम ब्लॉकचेन को अपनाने के लिए तैयार हैं? हम वित्तीय संपत्तियों और वास्तविक दुनिया की संपत्तियों दोनों के टोकनकरण को अपनाने के लिए तैयार हैं। हम पंजीकरण के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता, अपार्टमेंट, क्या आप उस आंदोलन को एक दर्शक टिप्पणीकार व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो बाजार का हिस्सा है? मुझे लगता है कि ये दोनों दिशाओं में जाता है। मेरा मतलब है, अगर क्रिप्टो दुनिया और ब्लॉकचेन दुनिया को अपनाना चाहती है तो उसे पारंपरिक दुनिया की ओर कदम बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, इसलिए हम भुगतान कार्ड और अन्य चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपको उस पेशकश को एकीकृत करने और वास्तविक दुनिया में, पारंपरिक दुनिया में इसे उपयोगी बनाने के तरीके खोजने होंगे, क्योंकि अन्यथा यह हमेशा एक छोटा सा आला ही रहेगा। यह इसका एक पहलू है। क्या हम इसे दूसरी तरफ से देखते हैं? 100%। और मुझे लगता है कि सबसे बड़े उदाहरण अब अमेरिका से सामने आ रहे हैं। हमने हाल ही में पारंपरिक वित्त गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक के रॉयल्टी द्वारा ETF लॉन्च होते देखा है। हाँ, ब्लैक रॉक। उन्होंने पिछले सप्ताह ही घोषणा की है कि अब उनके पास एक प्रतीकात्मक सुरक्षा है। हाँ, ये फिर से तकनीकी दृष्टिकोण से ब्लॉकचेन पर पारंपरिक सुरक्षा डाल रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ आना बाकी है। और हम अधिक से अधिक पारंपरिक व्यवसायों को प्रयोग करते हुए देख रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे वास्तविक उपयोग कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन स्रोतों का उपयोग करना, भुगतान के साधन और व्यापार वित्त इसका एक और बड़ा उदाहरण है। विभिन्न बैंक इसके साथ खिलवाड़ करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं। तो मुझे लगता है पारंपरिक दुनिया डिजिटल की ओर कदम बढ़ा रही है, वैसे भी डिजिटल, लेकिन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की ओर भी। इसे दूसरी तरफ से भी आना होगा, और मुझे लगता है कि लंबे समय में उपयोग के मामले जितने अधिक एकीकृत होंगे और उसका उपयोग ये उतना ही सफल होगा। तो मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछता हूँ, इसे तेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों की शादी में तेजी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मज़े की बात है, ये विनियमन है। मेरे लिए विनियमन इसकी कुंजी है। मैं बस सोच रहा था, क्योंकि उसके अंत में यदि आप चाहते हैं कि हर कोई इसे अपनाने और स्वीकार करने में सक्षम हो, तो आपको आश्वासन देना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय और एक अच्छी सेवा का उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है। और उनमें से अधिकतर बॉक्स केवल विनियमित दुनिया में ही टिक किए जा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार यदि आप अन्य लोगों के वित्त के साथ काम कर रहे हैं तो अधिकांश देशों में यही विनियमन है। और क्या आपके साथ ही, अगर मैं कहूँ, आपूर्ति पक्ष के लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या वे विनियमित होने से खुश हैं? क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अपना DNA ढूंढ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आदमी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, है ना? हाँ, अगर मैं उस शब्द का प्रयोग कर सकूं। आपके पास निश्चित रूप से अलग अलग खेमे हैं। मेरा मतलब है कि बिटकॉइन आंदोलन के खिलाफ मूल रूप से इन सभी का मूल निश्चित रूप से मजबूत उदारवादी विचारों का है, और उन्हें KYC को गोपनीयता एक गंभीर उल्लंघन लगेगा, और उसका एक कोण है। तो मुझे लगता है कि हमेशा एक निश्चित समूह रहेगा, खासकर कट्टर क्रिप्टो OG पर, जो हमेशा ऐसी चीज़ को प्राथमिकता देंगे जो वास्तव में DeFi गुमनाम, गैर विनियमित हो, और उपयोग के मामलों को बनाने और खोजने का प्रयास करेगा जहां यह संभव और अनुमत है। और ये उपयोगी है क्योंकि ये आमतौर पर बहुत ही नवीन चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जनता, लोगों का विशाल बहुमत, जैसा कि हम बोलते हैं, बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले लोग ज़रूरी नहीं कि उन मूल्यों को उतनी दृढ़ता से खरीदें। उन्हें अपने डेटा के संग्रहित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। वे एक हॉटलाइन रखना अधिक पसंद करेंगे जिस पर कुछ गलत होने पर वे कॉल कर सकें। अगर कुछ काम नहीं करता है, वे गुमनाम रहने के बजाय इसे पसंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होने वाला है। हाँ, और मुझे लगता है कि विनियमन मदद करेगा। मुझे लगता है कि शायद कुछ और चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ तक कि इन दोनों खेमों के बीच अक्सर बातचीत भी होती रहती है, और मुझे लगता है कि शायद उत्प्रेरक वास्तव में ब्लॉकचेन की तकनीक को सामने रखना है, क्योंकि एक तकनीक के रूप में मुझे नहीं लगता कि ब्लॉकचेन में कुछ भी गलत है। वास्तव में मुझे लगता है कि दक्षता और प्रभावशीलता के मामले में बहुत ज़्यादा लाभ है, और शायद यही पहला कदम है। और फिर हम अन्य सभी डिजिटल मुद्राओं के बारे में बात कर सकते हैं। आप
आपने अबू धाबी या संयुक्त अरब अमीरात का उल्लेख एक ऐसे जगह के रूप में किया है जहां विनियमन काफ़ी प्रगति पर है। इस पर अच्छी तरह से विचार किया गया है। आपने करों के संदर्भ में कुछ अन्य लाभों का उल्लेख किया है। मुझे सवाल का दूसरा पहलू पूछने दीजिए। क्या यहाँ कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय या क्षेत्रीय बाजार को सेवा प्रदान करना है, या क्या आप वास्तव में यहाँ कुछ स्थापित कर सकते हैं और फिर वास्तव में वैश्विक बन सकते हैं? तो हमारा इरादा 100% वैश्विक बनना है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि यह विशेष रूप से हम हैं। हाँ, बेशक स्थानीय स्वामित्व और स्थानीय आधार होना एक स्वाभाविक शुरुआत है। विश्वसनीयता, ग्राहकों तक आसान पहुंच, संस्थागत और खुदरा दोनों ही जीसीसी क्षेत्र में है। लेकिन हमारे पास पहले से ही लाइसेंस हैं। उदाहरण के लिए बहामास में हम एमसीए नियामक क्षेत्र में यूरोपीय क्षेत्र की सेवा के लिए स्पेन में एक अधिग्रहण करने वाले हैं। हम पंजीकरण के लिए विभिन्न एशियाई देशों को देख रहे हैं। तो हमारी आकांक्षा वैश्विक है और आप इसे यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। यह एक अवधारणा के रूप में वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि परंपरागत रूप से यहाँ जो कंपनियाँ हैं वे स्थानीय सहायक कंपनियाँ या फ्रेंचाइजी होती हैं जो दुनिया में कहीं और पहले से ही सिद्ध, परीक्षित और महान हैं। लेकिन फिर हमारे पास एमिरेट्स, एडनॉक और अन्य कंपनियों के उदाहरण हैं जो यहाँ स्थित सच्चे राष्ट्रीय चैंपियन हैं, यहाँ पैदा हुए हैं और दुनिया भर में सफल हैं और दुनिया भर में इनकी महानता को पहचानते हैं। और ऐसी राष्ट्रीय चैंपियन रणनीति ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनाना पसंद करेंगे और अबू धाबी से क्रिप्टो के लिए राष्ट्रीय चैंपियन बनने का प्रयास करेंगे। मैं इसे निकाल दूंगा। तो फिर ये दो सवाल उठाता है। सच तो ये है, अगर आप और मैं, ठीक है, अगर आप और मैं दुबई या अबू धाबी में शाम को कहीं भीड़ में होते और आप क्रिप्टो एक्सचेंज शब्द का जिक्र करते हैं, आपको आमतौर पर बहुत सारी व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहटें मिलती हैं, है ना? मेरे माता पिता से पूछिए। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके माता पिता वास्तव में ये जानने के लिए बहुत प्रतिभाशाली हैं कि कोई क्या है, क्योंकि मेरे माता पिता वास्तव में कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन वो अधर में लटका हुआ है। आप जानते हैं इस संदर्भ में लटकना मतलब सुरक्षा, खराबियां, कुछ घोटलें वगैरह वगैरह। हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि इस शो पर कौन है। M2 के रूप में आप खुद को अलग कैसे पेश करते हैं, और जैसे जैसे आप अधिक वैश्विक होते जाते हैं वह चुनौती और भी वैश्विक होती जाती है, क्योंकि ये मुद्दे स्थानीय से अधिक वैश्विक होते हैं। हाँ, पूरे सम्मान के साथ। हाँ, इस पर आपकी क्या सोच है? आप लोग आज इसे कैसे कर रहे हैं? आप जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट मार्केटिंग से कहीं ज्यादा है ना? नहीं, मेरा मतलब है अगर ये सिर्फ मार्केटिंग है तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है दूसरों ने भी कोशिश की थी और वे ही हैं जो अब खबरों में हैं। शायद वे मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे, हाँ, लेकिन उनके पास कुछ ठोस आधार की कमी थी। अब देखिए, कुछ पुराने खिलाड़ियों की तुलना में हमें फ़ायदा है क्योंकि हम अभी भी अपेक्षाकृत नए हैं। हमने 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हम 6 महीने पहले लाइव हुए हैं। इसलिए शुरुआत से ही हमें पहले से ही उन विनियमन समस्याओं की भूमिका के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने का लाभ मिला जो विनियमन का पालन नहीं करने वालों के साथ उत्पन्न हो रही थी। इसलिए हमने इसे अपने DNA में शामिल कर लिया। हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार पूरी तरह से विनियमित होना, अनुपालन करना और पारदर्शी होना है। सही सुरक्षा बनाने के लिए एक बहुत सख्त नियामक रखें जो हमारी देखरेख करता है, जो कभी कभी आपको धीमा कर सकता है, और जब आप लाइव होने का प्रयास करते हैं तो यह आपको धीमा कर देता है। ये स्पष्ट कर दूं। हाँ, लेकिन लंबे समय में यह कहीं ज़्यादा ठोस और टिकाऊ होता है, और हम जहाँ भी जाते हैं उसी सिद्धांत का पालन करते हैं। हम केवल सेवाओं को शुरू नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं जहाँ भी नियम मौजूद हैं हम विनियमन या पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम उस हर चीज़ का अनुपालन करें जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है, और फिर हम उसके ऊपर सेवाओं का निर्माण करते हैं। इसका मतलब कभी कभी व्यावसायिक अवसरों को छोड़ देना होता है क्योंकि वे अनुपालन में नहीं होते हैं। हम दुनिया के बड़े हिस्से की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि वे इस समय प्रतिबंध लगाते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़े हिस्से हैं। हाँ, अनियमित एक्सचेंज की तुलना में हमारी ऑनबोर्डिंग धीमी है। हमें और दस्तावेज मांगने पड़ते हैं। हमें इसके लिए कई बार बहुत आलोचना मिल रही है, लेकिन अंततः ये टिकाऊ है। इस मायने में दीर्घायु ही मायने रखती है, और यही रोजी रोटी है। हर चीज़ की नींव के रूप में हम यही खाते हैं और सांस लेते हैं। तो आप धीरज का खेल खेल रहे हैं। हाँ, ये लंबा खेल है ना? मैं तब दूसरी चुनौती लेकर आता हूँ। मान लीजिए, खैर, मुझे यकीन है कि आप इस पर दांव लगा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जुआरी हैं, लेकिन आप इस पर दांव लगा रहे हैं कि क्रिप्टो बाजार बढ़ेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन कुछ दिलचस्प उत्पादों के बारे में बात करेंगे जो आप बना रहे हैं। हाँ, जिनके इस्तेमाल से यह तर्क दिया जा सकता है कि वे व्यापार संबंधी मुद्दों को हल कर रहे हैं। क्रिप्टो वगैरह वगैरह। एक बार बड़े लोग इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। उनमें से लगभग सभी आज क्रिप्टो की पेशकश करते हैं।
और हम इस मामले में दिलचस्प बातचीत कर रहे थे। आप जानते हैं, वे मूल्य निर्धारण में आपकी तरह कुशल नहीं हैं, लेकिन उन ग्राहकों के लिए जो अधिक भुगतान करते हैं और ग्राहक इसे नहीं देखता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उनके पास ब्रांड है, उनके पास बड़ी संख्या में ग्राहक हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पर हैं। ये एक चिपचिपा तत्व है। उनके पास बहुत सारा डेटा है, जिसका मतलब है कि हाइपर पर्सनलाइजेशन किया जा सकता है। ये वन स्टॉप शॉप है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो अगर अर्जुन बिटकॉइन खरीद और बेच रहे हैं तो वह एप्पल के शेयर भी खरीद और बेच रहे हैं और कुछ ETF वगैरह खरीद रहे हैं। आप इसे कैसे होते हुए देखते हैं? और फिर अगर मैं इसे संक्षेप में बता सकूं, जैसा कि आपने कहा, क्रिप्टो में पहले से ही कितने एक्सचेंज हैं? लगभग 600। 600, ठीक है। कम या ज़्यादा? कम या ज़्यादा, जो कि एक उचित राशि है ना? हाँ। कि बाजार पूंजीकरण के लिए लगभग 2 ट्रिलियन। अभी क्रिप्टो बाजार विनिमय दर क्या है? 2.5 ट्रिलियन, ठीक है। तो सिर्फ 2.5 ट्रिलियन के लिए ये बहुत सारे एक्सचेंज हैं। ये कैसे चलता है? तो चलिए आसान भाग से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से क्रिप्टो स्पेस में निश्चित रूप से अतिसंतृप्ति है। मेरा मतलब है कि मार्केट कैप की तुलना में बाजार को 600 एक्सचेंजों की आवश्यकता नहीं है, उसे उससे बहुत कम की ज़रूरत है। हाँ, पारंपरिक बाजार बहुत बड़े हैं और उनमें बहुत कम विनिमय होते हैं, यहाँ तक कि भविष्य और वस्तुओं में भी ये तो तय है। और हम पहले से ही देखते हैं कि मुझे लगता है कि पहले से ही क्या हो रहा है कि छोटे खिलाड़ी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अधिक विनियमन के आगमन के साथ उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है। छोटे खिलाड़ियों या उपस्तर के खिलाड़ियों के लिए सभी विनियमनों का सामना करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत महंगे निवेश की आवश्यकता होती है। और हम पहले से ही बाजार में एक समेकन देख रहे हैं। मुझे बहुत बार कॉल आते हैं, विलय करने या खुद को पेश करने की कोशिश करने वाले खिलाड़ी उन्हें बिक्री के लिए रख देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पारंपरिक वित्त के इस क्षेत्र में प्रवेश किए बिना भी आपके पास पहले से ही एक महत्वपूर्ण समेकन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आपके मुख्य बातों को सुनकर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी एक बहुत ही आकर्षक और रोमांचक जगह है, और हम इसे बड़ा और अधिक आकर्षक बनाने और इसे अतिरिक्त दीर्घायु देने के लिए अधिक से अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने और बेहतर एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंततः, और आपकी बात पर भी, हाँ, लागत आधार और अन्य चीज़ों के मामले में हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है। तो मुझे समझाएं कि आप लोग एक समूह के रूप में कुछ पारंपरिक वित्तीय एक्सचेंजों से कैसे भिन्न हैं। देखिए, ये शुरुआत की बात है। मेरा मतलब है, बहुत ही पारंपरिक खिलाड़ी बैंकों के हिस्से थे, जो आम तौर पर ऐसी दुनिया में रहते थे या आते थे जो वेतन के मामले में, तकनीक के मामले में, इसके चारों ओर बनाई जा रही हर चीज़ के मामले में बहुत महंगी है। फिर आपके पास एक नई पीढ़ी है DeFi खिलाड़ी, जो हल्के और रैखिक पर बने हैं और डिजिटल मॉडल पहले से ही बहुत कम लागत संरचना वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पारंपरिक तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। हम एक अलग पक्ष से आ रहे हैं, और भी रैखिक, पूरी तरह से नए तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आधारित और भी हल्की तकनीक के साथ और दूसरे कोण से आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविकता यह है कि अंततः ये एक हो जाएगा। मुझे लगता है कि लंबे समय में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं शायद 10 साल में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऐप नहीं रखना चाहूँगा। अगर ये वास्तव में सिर्फ ट्रेडिंग है तो मान लेते हैं कि ये सिर्फ ट्रेडिंग है। हाँ, और एक ऐप इक्विटी के लिए, और शायद एक और एक्ट। मुद्राएं आमतौर पर पहले से ही उस पर होती हैं जिसका उपयोग आपका ब्रोकर करता है, आपका पारंपरिक ब्रोकर ऐप। इसलिए मुझे लगता है कि वे किसी आकार या रूप में एकजुट होंगे। और हाँ, निश्चित रूप से मौजूदा ब्रोकरेज ऐप्स के पास व्यापक उपयोगकर्ता आधार, मजबूत ब्रांड, बेहतर पहचान आदि हैं। तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए चुनौती, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए फिर से, क्या आप चीज़ों को खरीदने और बेचने के अलावा अन्य चीज़ों को बेहतर बनाने और अधिक नवीन बनाने के लिए उत्पाद स्पेक्ट्रम का विस्तार कर सकते हैं? क्योंकि ये कम मार्जिन वाला और बहुत प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है, और शायद एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है। पारंपरिक खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए। और फिर ये बात है कि आप कौन सा नवाचार ला सकते हैं। हम चीज़ें देख रहे हैं जैसे वास्तविक दुनिया की टोकनीकृत संपत्ति, आंशिक प्रतिभूतियाँ। मैं कल एक दोस्त के साथ चर्चा कर रहा था जो काम कर रहा था। उदाहरण के लिए, अमेरिकी स्टॉक को आंशिक तरीके से पेश करना ताकि आप $1 मूल्य का एप्पल स्टॉक या $1 मूल्य का माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकें। ये एक नई इनोवेटिव सेवा है, और मुझे लगता है कि ये नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, जो अच्छे खिलाड़ियों को कम अच्छे खिलाड़ियों से अलग करता है। और फिर प्रतिस्पर्धा पारंपरिक इक्विटी या प्रतिभूतियों के साथ क्रिप्टो करेंसी में होगी। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। पहला सवाल, क्या आप ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं और फिर स्टॉक मुद्राओं की पेशकश करते हैं? मुझे लगता है कि देर सवेर उन्हें करना होगा। बेशक इसके लिए अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रिप्टो लाइसेंस आमतौर पर आपको दूसरे तरीके से ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो देखते हैं कि विनियमन पर परिदृश्य कैसे विकसित होता है।
लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि लंबे समय में आप सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य लोग उस जगह पर चले जाएंगे और फिर ठीक है। वे आपका दोपहर का भोजन खा रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये है, अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज आज एक ऐसी जगह प्रदान कर रहे हैं जहां आप काफी सट्टा खरीद और बेच सकते हैं, एक काफी सट्टा परिसंपत्ति वर्ग। शुरू करने से ठीक पहले हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। ये एक्स से वाई फिर जी से वापस वाई पे चला गया और ये सब 15 दिनों में हो गया है ना? ऐसा कितनी बार होता है? मुझे ये काफी मजेदार लगता है। जब भी मैं अपना ऐप खोलता हूं ऐसा लगता है आप जानते हैं ये कहां होगा। ये ऐसा है जैसे मैं इस पे दांव लगा सकता हूं। मुझे लगता है कि मुझे मिल गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक खेल है जहां लोग दांव लगा सकते हैं कि वे इसके साथ आगे क्या देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे निकलने वाले उत्पादों के मामले में कुछ विकास होगा और मुझे लगता है कि आपने कुछ का उल्लेख किया है और मैं वास्तव में उस पर गहराई से विचार करना चाहूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि आप जैसे एक्सचेंजों के लिए कुछ लोगों के लिए बाजार बनाने का अवसर है। आर्न उत्पाद या अन्य प्रकार के उत्पाद जैसे रॉबिनहुड ने क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और कुछ स्टॉक खरीदने के साथ अभी कुछ लॉन्च किया है। मुझे उत्पाद को समझने की जरूरत है। मैंने कल रात इसके बारे में पढ़ा। नए उत्पादों के निर्माण के मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, आप उद्योग के बारे में बात कर सकते हैं। नए उत्पादों की ओर बढ़ना जिससे अधिक ग्राहक आपके साथ जुड़ेंगे और मौजूदा ग्राहक आपके साथ अधिक जुड़ेंगे। तो आप इसे कहां जाते हुए देखते हैं? तो देखिए, ये उन उत्पादों का मिश्रण है जो पारंपरिक वित्त उत्पादों का क्रिप्टो संस्करण है। हाँ, तो चलिए लेते हैं। हम संपार्श्विक ऋण देने वाले हैं ताकि आप अपने क्रिप्टो के बदले संपत्ति उधार दे सकें। तो आप बिटकॉइन जमा करते हैं हाँ, और आप उसके बदले कर्ज ले सकते हैं। हम बस मुझे बताइए कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि मेरे पास आज बिटकॉइन है। बिटकॉइन की कीमत एक्स है, हाँ, है ना? तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पर हूं, बस चल रहा हूं और मान लीजिए कि तर्क के लिए आज कीमत 65,000 है। मान लीजिए कि आपने प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,000 मूल्य का बिटकॉइन डाला है। आज के मूल्य में? आज के मूल्य में। ठीक है, वही आपकी संपार्श्विक है। ठीक है, तो आप 50% के एलटीवी के साथ कर्ज लेते हैं। ठीक है, और आप $500 मूल्य के मान लीजिए स्थिर मुद्रा यूएसडीटी यूएसडीसी निकाल लेते हैं। तो ये आपका शुरुआत है, वो आपका कर्ज है। आप जो चाहें कर सकते हैं। तो आप एलटीवी स्तरों को ऐसी दर पर प्रबंधित कर रहे हैं जहां आप अस्थिरता को देख रहे हैं और कह रहे हैं चलो सावधानी से खेलते हैं और एलटीवी रखते हैं। लेकिन जाहिर है आपके पास वो परिदृश्य है। हाँ, यदि आपके बाजार में अत्यधिक अचानक हलचल होती है तो आपके पास एलटीवी उल्लंघन हो सकता है। फिर आपको एक मार्जिन कॉल मिलती है, आपको एक चेतावनी मिलती है, कृपया इसे व्यवस्थित करें, अपना या तो नया संपार्श्विक जोड़ना ना कम करें। वह बहुत गतिशील है। क्रिप्टो में ऐसा करने की यही खूबसूरती है। आपको बैंक को कॉल करने और 15 पेज के अनुबंध और रक्त के नमूने और बैंक जो कुछ भी मांगे उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड में ऐसा करते हैं, इसलिए या तो अपनी संपार्श्विक बढ़ाई या आप कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दें। यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके पास एलटीवी उल्लंघन हो सकता है और अंततः एक बार जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यह आंशिक परिसमापन की ओर ले जाएगा। इसलिए हम आपकी कुछ संपत्ति बेच देंगे सुरक्षित एलटीवी रेंज में वापस जाने के लिए। उसके बदले में लिया गया कुछ आरण वापस कर देंगे। तो इस तरह वे आमतौर पर। और ऐसे उत्पादों के लिए व्याकुलता कैसी है? शानदार। तो ये सबसे मजबूत मामलों में से एक है। मेरा मतलब है कि अटकलों के अलावा क्रिप्टो का मुख्य उपयोग स्पष्ट रूप से भुगतान करने के लिए किया जाता है। और फिर आरण एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि लोग, मान लीजिए कि आपके पास बिटकॉइन है, आप उम्मीद करते हैं कि यह साल के अंत तक ऊपर जाएगा। आप इसे बेचना नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सपोजर नहीं खोना चाहते। फिर भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, चाहे वह वास्तविक दुनिया में हो या क्रिप्टो स्पेस या एनएफटी में। नवीनतम एनएफटी जो लॉन्च किया गया है, बस एक और प्रचार विषय का उल्लेख करने के लिए। एंड आप वो चाहते हैं। क्या ये अभी भी एक प्रचार का विषय है? मुझे लगता है कि ये हो गया। ये 2 साल पहले था, है ना? हाँ, ये अभी भी है। यहाँ तक कि मेरे पास भी उनमें से कुछ डिजिटल हैं। हाँ, मुझे भी इसने परेशान किया था। इस बारे में अब शुरू मत करो मुझे। लेकिन वैसे भी आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है जिससे आप अपने क्रिप्टो के प्रति एक्सपोजर नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए आप उसके बदले में आरण लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें इसका उपयोग होता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? अगर मैं अगले 2 या 3 वर्षों के लिए आगे देखूं तो आप इसे कैसे विकसित होते हुए देखते हैं? जैसे क्या आपको बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट उत्पाद या उधार उत्पाद दिखाई देते हैं? क्योंकि मैं भुगतान के बारे में पूछना चाहता हूं, लेकिन इसे एक अलग प्रश्न के रूप में। ये थोड़ा विनियमन पर निर्भर करेगा और ये सभी क्षेत्राधिकारों में संभव नहीं होगा। ये कुछ में संभव होगा और मुझे लगता है कि जहां कहीं भी इसकी अनुमति है और विनियमित है, ये बहुत लोकप्रिय होगा। लोग उधार पसंद करते हैं। हाँ, खैर, हाँ, लोग उधार लेना पसंद करते हैं और लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। ये उसी तरह है जैसे पारंपरिक वित्त में क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। मेरा मतलब है कि ये हमने देखा, ये अधिकांश वृद्धि की शुरुआत है और अमेरिका के इतना बढ़ने का कारण यह है कि वे कर्ज लेने में माहिर हैं, आंशिक रूप से। मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन
आप जिन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं उनके वित्त पोषण के मामले में और विकास के वित्त पोषण के मामले में क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हम सब कुछ चाहते हैं अभी। हाँ बिल्कुल। तो क्रेडिट मदद करता है। चलो भुगतान के बारे में थोड़ी बात करते हैं और गंभीरता से, क्योंकि मैं इसका पूरी तरह से मजाक उड़ाता हूं। जैसे आप बिटकॉइन का उपयोग करके पिज्जा क्यों खरीदेंगे, और आपने उल्लेख किया कि स्टेबल कॉइन है। चलिए मैं इसे अलग दृष्टिकोण से देखूं तो जरूरत क्यों है, क्योंकि मार्केट कैप को देखिए, ये छोटा है। इसके अलावा स्टेबल कॉइन रखने वाले लोग एक निश्चित प्रकार के आय स्तर पर होते हैं, और हो सकता है कि मैं सामान्यीकरण कर रहा हूं और मैं गलत हूं। उनकी पहुंच डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड तक है। खरीदने के लिए स्टेबल कॉइन का उपयोग करने में सक्षम होने की क्या आवश्यकता है, जैसे हम इसे करने के लिए इतने खुश क्यों हैं? अच्छा देखिए, यहाँ उपयोग का मामला मुख्य रूप से आसपास है। उपयोग के कुछ मामले हैं। एक विशेष रूप से उन देशों या सीमा पार देशों में है जहां पारंपरिक वित्त प्रणाली कम परिपक्व है, कुछ प्रतिबंध हैं। मैं सहमत हूं। ये एक प्रमुख उपयोग का मामला है। तो मान लीजिए कि अगर मैं जर्मनी में बैठा हूं और अपने पड़ोसी को या यहाँ तक कि यूरोप में कहीं भी या स्पेन में किसी को भी $50, क्षमा करें, 50 यूरो ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो मैं इसे तुरंत कर सकता हूं। मुझे स्टेबल कॉइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यूरोप में स्टेबल कॉइन बहुत कम लोकप्रिय हैं और वे कहीं और हैं। जबकि मान लीजिए कि अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में जहां वे सबसे लोकप्रिय हैं, इसमें 2 सप्ताह लग सकते हैं और आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सीमा पार, मैं समझ गया। सबसे आसान लेना। हाँ, वही बात लागू होगी अगर मैं शनिवार की रात को सप्ताहांत में कुछ करना चाहता हूँ। मैं सोमवार की सुबह बैंक के खुलने का इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं इसे लगभग बिना किसी कीमत के तुरंत कर सकता हूँ। तो लागत, वास्तविक समय, सुविधा, ये मुख्य उपयोग के मामले हैं। एक अन्य पहलू उच्च उतार चढ़ाव वाले देशों में है। मान लीजिए तुर्की। हमारे पास बहुत सारे दिलचस्प तुर्की में स्टेबल कॉइन में रुचि सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुर्की लीरा रातों रात दैनिक आधार पर बहुत अधिक मूल्य खो देता है। तो उस स्थिति में इसे केवल मूल्य के भंडार के रूप में स्टेबल कॉइन में संग्रहित करना, यह अधिक विश्वसनीय है और यह एक और दिलचस्प उपयोग का मामला है। और इसलिए वो स्टीफन, मैं समझ गया। लेकिन यहाँ मेरा विचार यह है कि सभी क्रिप्टो लोग एक साथ आए हैं या उनके मार्केटिंग लोग एक साथ आए हैं और उन्होंने तय किया है कि हमें पूरे क्रिप्टो दृश्य को वैध बनाने के लिए कुछ चाहिए, और इसलिए आइए इसे अधिक से अधिक सक्षम बना दें कि मैं अपने क्रिप्टो का उपयोग करके कॉफ़ी खरीदने और किराने का सामान खरीदने में सक्षम हूँ। मैं वास्तव में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेबल कॉइन या नॉन स्टेबल कॉइन है। यहाँ मेरा विचार से संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे सुधारें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं वास्तव में यहाँ सिर्फ एक कॉफ़ी खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या मेरे पास नकदी है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वह शायद आसान है, अधिक सुविधाजनक है। मेरा मतलब है इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप भुगतान कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको वास्तव में इस बात की परवाह नहीं है कि ये आपके बिटकॉइन वॉलेट से लिया गया है, आपके क्रिप्टो वॉलेट से लिया गया है या ये आपके बैंक खाते से लिया गया है। अंततः आप चाहते हैं कि यह सुविधाजनक और आसान हो। तो क्या क्रिप्टो का उपयोग करके अपनी कॉफ़ी खरीदने की कोई वास्तविक आवश्यकता है? ज़्यादातर मामलों में शायद नहीं। ठीक है, तो ये मुझे इस चुनौती के दूसरे भाग में लाता है। हम बात कर रहे थे, हमने इस बारे में प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बात करना शुरू किया, और तथ्य यह है कि बढ़े पारंपरिक विनिमय प्लेटफॉर्मों के कुछ फायदे हैं, और मेरा मतलब है नए युग के। बैंकों को भूल जाओ। तो आपने स्पष्ट रूप से उत्पाद विविधता लाने के बारे में बात की है कि आप खुद को अलग कैसे स्थापित कर रहे हैं, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ने के लिए एक काफ़ी ठोस विचार है, और आपने कुछ उत्पादों का उल्लेख किया है जिन्हें आप लोगों ने लॉन्च किया है, और मुझे यकीन है कि और भी आएंगे। लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब है कि आपको ग्राहकों के बीच यह सब जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक किसी भी कारण से क्रिप्टो के व्यापारिक क्षेत्र में नहीं आए हैं। या तो उन्हें अटकलें पसंद नहीं हैं, या वे इसे नहीं समझते हैं, या फिर वे आंतरिक मूल्य नहीं देखते हैं। अब यह ग्राहक अधिग्रहण लागत को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आप लोग इससे कैसे निपट रहे हैं? क्या आपको लोगों को इसमें शामिल करने के कुछ नए तरीके मिले हैं? अपने CAC को नीचे लाना, या यह व्यवसाय में होने की कीमत है? ये कुछ हद तक कीमत है। मेरा मतलब है, सच कहूँ तो ये हमारी मदद कर रहा था। फिर से वापस आते हैं। ट्रेडफी अब भी बोर्ड पर आ रहा है। तथ्य यह है कि गोल्डमैन और ब्लैक रॉक अब बिटकॉइन विज्ञापन करते हैं, जो इस क्षेत्र की विश्वसनीयता में मदद करता है, क्योंकि वह पारंपरिक रूप से एक ऐसा मंच था जो सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो के खिलाफ मुखर भुगतान के साधन के रूप में और इसकी वैधता और इसकी दीर्घायु के रूप में क्रिप्टो करेंसी के बारे में संदेह व्यक्त करता था। अब उनके बढ़ावा देने से उद्योग को मदद मिलती है और पूरे क्षेत्र को ज़बरदस्त मदद मिलती है, जितना कि कोई भी क्रिप्टो खिलाड़ी खुद कभी नहीं कर सकता। यह दिया गया है।
फिर भी अभी भी संदेह है। संदेह इस बारे में, क्या यह असली है, क्या यह चलेगा, क्या यह सुरक्षित है, क्या यह वैध है, इत्यादि। और वह फिर जहां विनियमन एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह कहने में सक्षम होना कि हम पूरी तरह से विनियमित हैं, हमारी निगरानी की जाती है, ग्राहक संपत्ति की रक्षा की जाती है, ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन आखिरकार ग्राहक अधिग्रहण एक महंगा प्रयास है, कोई आसान जादुई सूत्र नहीं है, और ये बहुत बड़ा काम है। हम न्यूज़लेटर्स बनाते हैं, हम सामुदायिक कार्यक्रम करते हैं, हम निवेशक रात्रि भोज की मेज़बानी करते हैं, हम स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वेबसाइट m2.com पर हमारे शैक्षिक पृष्ठ हैं। ये वह सब कुछ है जो आप आमतौर पर शिक्षित करने और अधिग्रहण करने के लिए करते हैं, और शिक्षित करना अधिग्रहण का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। और लेकिन क्या यह आसान है? यह आसान नहीं है, नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हम इस पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव कैसे करेंगे? तो ये बहुत अच्छा है अगर ब्लैक रॉक और गोल्डमैन कुछ करते हैं, क्योंकि दुनिया का एक छोटा सा प्रतिशत इसे पढ़ता है और कहता है, आप जानते हैं ये बहुत अच्छा है, मैं किस एक्सचेंज में जा सकता हूं, और दिमाग में M2 है, और आप कहते हैं, नमस्ते M2, मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मुद्रा कारोबार कोष है। लेकिन हम वास्तव में घरेलू स्तर पर समस्या का समाधान कैसे करते हैं? क्योंकि ईमानदार से कहें तो हर कोई नहीं जानता कि ब्लैक रॉक ने एक ETF लॉन्च किया है। तुम्हारे और मेरे दोस्त हो सकता है जानते हो, लेकिन आप जानते हैं उनमें से कुछ नहीं जानते इस बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि गोल्डमैन और ब्लैक रॉक क्या करते हैं। हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या अलग तरीके से करने की आवश्यकता है? ये फिर से शिक्षा पर वापस आता है। मेरे मन में वह पहलू कठिन बिक्री से अधिक शिक्षा का है। उदाहरण के लिए आपके पॉडकास्ट पर आना इनमें से एक है। अगर मैं आपको एक ग्राहक दिला सकता हूं तो मुझे कॉल करें। यह इसके लायक होगा। शायद हमें डाल देना चाहिए। वो क्या कहते हैं, एक कोड या कुछ और? हाँ, आप जानते हैं काउचोनॉमिक्स 2024, और फिर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मुझे बात करने दो। आपने लगभग 15-20 मिनट की बातचीत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का उल्लेख किया, जहां एक मंच के रूप में आपको केवल कुछ परिसंपत्तियों की पेशकश करने की अनुमति है और कुछ परिसंपत्ति वर्गों की पेशकश करने की अनुमति नहीं है। हाँ, सही। अभी अगर मैं इसमें गलत हूं तो मुझे सुधारें। मुझे लगता है कि लोगों या नियामकों द्वारा बिटकॉइन जैसी मुद्रा को वैध बनाने का एक तरीका लोगों को वस्तुओं या अन्य इक्विटी में निवेश करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने की अनुमति देना है। इस संदर्भ में मैं एक मुद्रा के रूप में अपने बिटकॉइन का उपयोग करने जा रहा हूं और मैं खरीदना चाहता हूं कॉफी। क्या यह संभव है? अल सल्वाडोर ये कर रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने यह कदम उठाया है। अधिकांश ने नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अधिकांश सरकारें अपनी मुद्राओं पर नियंत्रण बनाए रखना पसंद करती हैं। तो ज़्यादातर देश, तो ये संभव है, लेकिन ज़्यादातर सरकारें ऐसा नहीं करना चाहती हैं। लेकिन ज़्यादातर सरकारें भी अभी भी यह तय नहीं है कि केवल ये कहने के बजाय कि हम बिटकॉइन स्वीकार करते हैं, अपने स्वयं के CBDC को एक अन्य अवसर के रूप में लॉन्च किया जाए या नहीं। ऐसा करने का दूसरा तरीका, हम अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं जो अभी भी राज्य द्वारा नियंत्रित है, वह है CBDC। और यह भी अभी भी एक खुला प्रश्न है कि वास्तव में उस रास्ते पर कौन जाने वाला है। बहुत सारे देश इस पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी भी कोई निर्णय नहीं है। और आपका क्रिस्टल बॉल क्या भविष्यवाणी कर रहा है? तो आपका क्रिस्टल बॉल सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा बताता है, विशेष खुदरा CBDC है। इन सब का क्या होता है मुझे नहीं पता। 20,000 कॉइन्स जो वहां हैं, क्या वे बहुत तेजी से गायब होने लगते हैं, या आपको लगता है कि ये हमेशा रहेगा क्योंकि ये मजेदार और अनिश्चित है और CBDC बस एक डिजिटल तरीका है, एक डिजिटल व्यवस्था? मुझे पता है कि ये डिजिटल व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ, ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मेरा क्रिस्टल बॉल अभी के लिए एक पागल अनुमान लगाने के लिए। मुझे लगता है कि ज़्यादातर देशों में ये एक बहुत बड़ी व्यापक घटना नहीं होगी। उदाहरण के लिए अमेरिका में इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। संभावित पुराने और नए राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा है कि वे CBDC के पक्ष में नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत तर्क है। मुझे लगता है कि खुदरा CBDC, मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं। हाँ, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप काम करने योग्य व्यवस्था कर सकते हैं, थोक CBDC मुझे लगता है इसके लिए एक तर्क है। खैर, बहुत से लोग कहेंगे कि थोक बैंक पहले से ही उनके बीच मौजूद हैं, उन्हें CBDC की आवश्यकता क्यों है? यह एक तकनीकी परिवर्तन है, लेकिन वे पहले से ही वह अधिकांश काम कर रहे हैं जो इसे सक्षम बनाएगा। मुझे लगता है कि सामाजिक कल्याण की बात आने पर प्रोग्राम बनाने योग्य रुचिकर है। कुछ दिलचस्प उपयोग के मामले हैं। यदि आप वास्तव में मुद्रा के उपयोग के तरीके को सीमित करते हैं या कुछ उत्तेजना पैदा करने या कुछ चीज़ों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है, पैदा करने या कुछ चीज़ों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है, दिलचस्प उपयोग के मामले हैं।
और ये दिलचस्प है कि चीन इसके साथ बहुत प्रयोग कर रहा है, लेकिन बहुत अधिक विवादास्पद है। बिल्कुल काफी उचित है। चलो इस बारे में बात करते हैं। तो आपको मिल गया है एक नियामक चुनौती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कुकी कैसे उखड़ जाएगी अगर मैं उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं। ग्राहक जागरूकता के मामले में पूरी चुनौती है। कुछ प्रतिष्ठित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो पहले एक्सचेंज हाउसों के साथ सामने आई थीं। इस प्रकार की वैश्विक विस्तार योजना है जो आपके पास बहु न्यायालयों में जाने के संदर्भ में है, जिसके लिए आपको उत्पाद, प्लेटफॉर्म, बाजार द्वारा पेश की जाने वाली पेशकश को शीर्ष पर रखने की आवश्यकता होगी। आप लोग तकनीकी दृष्टिकोण से क्या करते हैं? हमने इसके बारे में बात नहीं की है। अंतर्निहित तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है जो आपको न केवल एक्सचेंज चलाने की अनुमति दे रही है, बल्कि इन सभी उत्पादों का निर्माण करने की भी अनुमति दे रही है। कर्व से आगे रहने के लिए आप क्या करते हैं, और वह प्रतिभा कहाँ से आ रही है? देखो, हमारे 2/3 कर्मचारी डेवलपर्स हैं, तो ये अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जैसा कि आपने ठीक ही कहा, यह एक स्थिर और पुरानी तकनीक नहीं है जिसे आप केवल दक्षता के लिए ट्रिम कर सकते हैं। अभी भी दैनिक आधार पर नए तकनीकी विकास हो रहे हैं। वॉलेट सिस्टम पर नए प्रोटोकॉल जारी किए जा रहे हैं, नई क्रिप्टो करेंसी सामने आ रही हैं, और इन सभी को एकीकरण कार्य की आवश्यकता है। नए उत्पादों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने के लिए नए समाधान की आवश्यकता हो सकती है। प्रमुख सिद्धांत के रूप में हम वास्तव में विशुद्ध रूप से प्रौद्योगिकी पक्ष से नहीं आते हैं, यह एक एनेबलर है। हम एक नज़र से देखने की कोशिश करते हैं कि उत्पाद के दृष्टिकोण से नवाचार करने के लिए देखें कि हम उन नवीन क्रिप्टो उपयोग के मामलों या क्रिप्टो विचारों और नवाचारों को ट्रेडफाई के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और देखें कि उत्पाद के दृष्टिकोण से नवाचार करने के लिए देखें कि हम उन नवीन क्रिप्टो उपयोग के मामलों या क्रिप्टो विचारों और नवाचारों को ट्रेडफी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और देखें कि हम अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान, वास्तव में सच्चा और ठोस समाधान कैसे ला सकते हैं, और फिर हम उस पर निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। लेकिन यह निरंतर बढ़ती प्रयोग और प्रौद्योगिकी में बड़ा निवेश है। हाँ, और ये सिर्फ तकनीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें लोगों का एक पहलू भी है, क्योंकि आप इस तरह से बैठे हैं, अगर मैं कह सकता हूँ, उत्पाद के बीच ये क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन जो मुझे लगता है क्रिप्टो स्टैक पर बनाया गया है, लेकिन ट्रेडफाई मुद्दों को हल करना शुरू कर रहा है। यदि मैं इसे वास्तविक दुनिया कहूं तो आपको इसकी सराहना करनी होगी कि वास्तव में क्या होता है। यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि क्रिप्टो दुनिया वास्तविक दुनिया में है, और मुझे जो पता है उसके आसपास इतने लोग नहीं हैं जो दोनों सिरों को इतनी आसानी से फैला सके। नहीं, सच कहूं तो अकेले ऐसा करना मुश्किल है। तो हम क्रिप्टो के मूल जानकार, युवा, नवोन्वेषी लोगों के एक समूह को नियुक्त करते हैं जो उस नव प्रवर्तन को चलाते हैं जिनके पास ये सभी शानदार विचार हैं, और हम उन्हें बूढ़ों के साथ जोड़ते हैं, ट्रेडफाई लोगों के साथ जो खाइयों में खून बहा रहे हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट से गुजरे हैं, जिनके पास इसे मजबूती और जोखिम प्रबंधन के मामले में मजबूत और औद्योगिक ग्रेड बनाने का अनुभव है, जो विशेषज्ञता भी लाते हैं। उस विशेषज्ञता को लाने के लिए आपको हर पहिए का फिर से आविष्कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंत में दोनों पक्षों को एक रचनात्मक वातावरण में एक साथ लाएं। आप इसे ऐसे देश में कैसे करते हैं जो इतना छोटा है, यहाँ प्रतिभा इतनी अधिक नहीं है? अब आप तर्क दे सकते हैं कि आपको 10,000 लोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन क्या प्रतिभा उपलब्ध है या आपकी प्रतिभा वैश्विक है? हम विश्व स्तर पर प्रतिभा का स्रोत हैं। अच्छा, तो हम इस मायने में बहुत पारंपरिक हैं। हम सभी एक ही कार्यालय में बहुत सारे बैकलैश के खिलाफ हैं, खासकर कोविड के बाद। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई कॉफ़ी मशीन पर हो। काम के बाद हम एक साथ खेलकूद करते हैं, हम एक इकाई, एक कंपनी के रूप में एक साथ रहते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन सोर्सिंग, उस प्रतिभा को खोजना एक वैश्विक प्रयास है। आप उन सभी को एक ही स्थान पर नहीं पा सकते हैं। बहुत ही रोचक। तो चलिए अब बात करते हैं इस चर्चा के अंतिम खंड की। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको विनियमन कहाँ जाता दिख रहा है? क्रिस्टल बॉल के खिलाफ? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको विनियमन कहाँ जाता दिख रहा है? आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके संदर्भ में आप प्रौद्योगिकी को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? दुनिया के कई हिस्सों में क्रिप्टो के लिए ही विनियमन अभी भी नया है। यूरोप जैसे कई न्यायालयों ने हाल ही में या बहुत कम समय पहले अपने नियमों का पहला संस्करण जारी किया है, और जैसे जैसे कंपनियां इसके लिए आवेदन कर रही हैं और इसे लागू कर रही हैं, बहुत सारी सीख और विकास होगा। और निश्चित रूप से इसे एक साथ विकसित करने के लिए नियामकों और सेवा प्रदाताओं तथा खिलाड़ियों के बीच निरंतर चर्चा होती रहती है। निवेशकों के लिए इसे सुरक्षित और पारदर्शी तथा कुछ आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के साथ कुछ नया और बढ़िया पेश करने में सक्षम होने के उस मिश्रण को ढूंढना। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पहलू यह है कि कुछ देश केवल विनियमन शुरू करेंगे और फिर उसे विकसित करेंगे। ये एक बड़ा पहलू है। मुझे लगता है कि दूसरा, जो आपकी पहले की बात पर वापस जाता है, मैं निश्चित रूप से देखता हूँ
क्रिप्टो और पारंपरिक विनियमन की समानांतर दुनियाएं एकजुट हो रही हैं, जो कि दीर्घकालिक अर्थव्यवस्थाओं को सक्षम कर रही हैं और सही उपयोग के मामलों का निर्माण कर रही हैं, जिनकी वास्तव में आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक ऐप पर क्रिप्टो और पारंपरिक इक्विटी या प्रतिभूतियों की पेशकश करना चाहता हूं, तो मेरे पास 2 अलग अलग नियामकों के साथ 2 अलग अलग लाइसेंस होने चाहिए, संभावित रूप से अनुपालन कार्यालयों से लेकर जोखिम कार्यालयों तक। यह पागलपन है। हाँ, ये है। इसलिए अगर कोई व्यापक विनियमन मुझे दोनों करने की अनुमति देता है तो यह स्पष्ट रूप से बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बेशक ये रातों रात होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वहीं जा रहा है। लेकिन स्टीफन, फिर आप पूंजी को धैर्यवान कैसे बनाए रखते हैं? पूंजी को धैर्यवान रखने से आपका क्या तात्पर्य है? आमतौर पर मुझे लगता है कि उद्यम पूंजीपति अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान नहीं रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से। हाँ, तो एक ऐसे बाजार में जहां आप जानते हैं, हाँ, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि क्रिप्टो स्पेस, वेब3 स्पेस पारंपरिक फिनटेक की तुलना में अधिक उत्साहजनक रहा है। मुझे एक ही वाक्य में पारंपरिक और फिनटेक शब्द का उपयोग करना विचित्र लगता है, लेकिन यहां हम जाते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर तौर पर यह आकार की बात भी है ना? पारंपरिक फिनटेक इसमें लगने वाली धनराशि की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं, निवेशकों को या कम से कम अंतिम बड़े बहुमत को सहज महसूस कराने के मामले में विनियमन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन नियमन एक निश्चित गति से चलता है। हाँ, प्रतिरोध की संख्या है। आप अपने निवेशकों को कैसे धैर्यवान बनाए रखते हैं कि आप जानते हैं हमारे साथ बने रहें? हमें रनवे चाहिए। ये लंबी दौड़ है। देखिए, आपको रास्ते में लाभदायक होने के तरीके खोजने होंगे। आप यह कहने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, दोस्तों, इसके बारे में चिंता मत करो, 15 वर्षों में मैं बहुत लाभदायक होने जा रहा हूँ। ये उड़ान भरने वाला नहीं है, लेकिन कई उद्योगों में, कई स्थितियों में ऐसा ही है। उदाहरण के लिए, अगर मैं फार्मा में हूँ, नई दवा के लिए FDA अनुमोदन या अन्य अनुमोदन प्राप्त करने में 10 साल या 15 साल लग सकते हैं, और आपको शायद इस बीच लाभ या राजस्व कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। और दुर्भाग्य से क्रिप्टो इस बीच लाभ उत्पन्न करने के लिए, लाभदायक बने रहने के लिए बहुत सारे रास्ते प्रदान करता है। बेशक इससे उनमें बदलाव आएगा। यह निरंतर परीक्षण और त्रुटि है जिससे कुछ विकसित होता है। आपको नए रास्ते मिलते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप इसे पूरे क्षेत्र या आप जैसे खिलाड़ियों के लिए एक समस्या के रूप में नहीं देखते हैं कि निवेशक पूल अधिक अधीर हो जाएगा, या आप बस यह देखते हैं कि वास्तव में अधिक निवेशक आने वाले हैं और इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है? निवेशक आमतौर पर अधीर होते हैं। आमतौर पर वे होते हैं, और इसीलिए खासकर VC, हम थोड़े भाग्यशाली हैं। हमारे पास कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक धैर्यवान निवेशक हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर वे देर सबेर अपने निवेश पर रिटर्न देखना चाहते हैं। लेकिन फिर ये क्रिप्टो के लिए विशिष्ट नहीं है, ये किसी भी उद्योग के लिए सच है। यहाँ तक कि अगर आप फिनटेक खिलाड़ियों को देखें तो आप फिनटेक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि ये वास्तव में बहुत कठिन दुनिया है। एक नया डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च करना बहुत अच्छा है, जो करना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में पैसा कमाते हैं? हाँ, उनमें से ज़्यादातर जल्दी या बाद में गायब हो जाते हैं। विनियमन के साथ भी बहुत कुछ करना है। BNPL एक और बेहतरीन उदाहरण है। उनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने इस देश और अन्य जगहों पर लॉन्च किया है। ये एक बहुत बहुत कठिन व्यवसाय है। ठीक है, तो मैं तीसरे पे आता हूँ। हमने विनियमन के बारे में बात की, हमने बात की, मुझे लगता है फंडिंग, उभरती हुई तकनीकों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एक परिकल्पना है, शायद यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं इसे कहूँगा। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से ब्लॉकचेन के सौजन्य से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। लोग इससे अधिक परिचित हो रहे हैं और ये वास्तव में अधिक सार्वभौमिक रूप से लागू हो रहा है। साथ ही AI उभर रहा है ना? यहाँ सवाल ये है कि यदि ये चीज़ें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाती हैं, जो मूल रूप से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और AI का उपयोग कर सकता है और फिर खुद व्यापार कर सकता है, तो एक्सचेंजों की क्या भूमिका होगी? क्या मुझे सचमुच प्लेटफॉर्म पर रहने की ज़रूरत है? शायद हाँ, शायद नहीं। और यदि नहीं, तो आप प्लेटफॉर्मों का विकास कैसे देखते हैं? तो आपके पास आज पहले से ही DeFi एक्सचेंज है ना? वे पहले से मौजूद हैं। उनके पास हो सकता है, और वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित हैं। वे पूरी तरह से पारदर्शी हैं। मेरा मतलब है कि यह DeFi और क्रिप्टो करेंसी के मूल उपयोग के मामलों का दिल और मूल है, तो वह पहले से मौजूद है। लेकिन अडॉप्शन किए गए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है ना? मूल अडॉप्शन, मूल रूप से सब कुछ तब तक था जब तक TIL नहीं था। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उदाहरण के लिए आप वहाँ से फिएट मनी कैसे अंदर और बाहर लाते हैं? आप विनियमन का अनुपालन कैसे करते हैं? मेरा मतलब है, शुरुआत के लिए विनियमन के लिए आमतौर पर कुछ ऐसे इंसानों की आवश्यकता होती है जो कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कुछ चीज़ें अनुपालनात्मक तरीके से हों। मुझे लगता है कि AI के बिना, AI के साथ शुद्ध डेफी प्लेटफॉर्म का मुख्य कारण ये है कि वे जिस भी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर हैं,
सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या बैंक और पारंपरिक धन प्रवाह उनके साथ बातचीत कर सकते हैं? क्या आप पैसे अंदर और बाहर निकाल सकते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी चुनौती है। हाँ, तो क्या आप कह रहे हैं कि विनियमन वह कारण है जो CFI एक्सचेंजों को वैध बनाता है? ये एक कुआं है, ये विनियमन और सुविधा है। फिर बहुत से लोग कुछ गलत होने पर कॉल करने के लिए बस वो फ़ोन नंबर चाहते हैं। मुझे वो सवाल हर समय मिलता है, आप ये कर सकते हैं, आप वह कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है और हमें किसी ऐसे वॉलेट पते पर धन भेजने की चरम सीमा तक जाने की ज़रूरत नहीं है जो अस्तित्व में ही नहीं है, या आप अपना 12 या 24 शब्दों का पासफ्रेज खो रहे हैं, विशिष्ट रूप से वे श्रोता जो D5 में हैं उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी संपत्ति को वास्तव में खोना बहुत आसान है, हाँ, या हैक हो जाना। बहुत सारे हैक और अन्य चीज़ें हैं और वे मुख्य रूप से परिभाषित करते हैं, वैसे केवल प्रतिशत के संदर्भ में, धोखाधड़ी के मामले, रॉक पूल। मेरा मतलब है ये सभी शब्द हैं जो हर जगह होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से D5 दुनिया में होते हैं क्योंकि उपयोगकर्ता कम सुरक्षित है। आप नहीं जानते कि दूसरी तरफ कौन है। ये एक गुमनाम मंच है जिसे किसी ने बनाया है, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर अडॉप्शन के लिए भूमिका कुछ नियंत्रित है, जिसकी निगरानी की जाती है, और जो कुछ सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है, शायद बीमा और सुरक्षा उपाय भी। मेरे दिमाग में बड़े पैमाने पर अडॉप्शन का एकमात्र तरीका है। कुछ ग्राहक शुद्ध D5 प्लेटफॉर्म से अधिक खुश होंगे। उनके पास इसका सही उपयोग करने के लिए कौशल और क्षमताएं हैं। अधिकांश उपयोगकर्ताओं को मानव संचालन की आवश्यकता होगी। मानव संचालन, कंपनियां, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, लोग वित्तीय सेवाओं में पारंपरिक सेवाओं की भूमिका को कम आंकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से बात करना। हाँ, और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, जब मैं उनमें से कुछ IVR पर जाता हूं तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं परेशान करता है। मुझे इससे नफरत है। ठीक, कौन? आप जानते हैं, बैंकों ने कहा है कि उन्होंने अपनी सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया है। उन्होंने जो कुछ किया है वह वास्तव में आपको एक इंसान से 6 कदम दूर कर दिया है। आप अभी भी उस इंसान तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पहली बात है, मेन्यू बदल गया है। हाँ, वह है। कृपया निम्नलिखित 28 विकल्पों को सुने। और आमतौर पर यह एक जाल है। जब मैं मेनू बदलते हुए देखता हूं तो मैं सीधे 0 दबाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि आमतौर पर लोग व्यक्ति से बात करने के लिए 9 या 0 का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको यहां काफी देर तक रखा है। तो आगे बढ़ते हुए आपने स्पष्ट रूप से वैश्विक विस्तार के बारे में बात की है। आपने अबू धाबी में एक टीम बनाने के बारे में बात की है। मैंने आपसे पूछा नहीं कि निवेशक कौन है। क्या आप इसे हमारे साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं? व्यवसाय में प्राथमिक निवेशक कौन है? 2 मुख्य समूह। एक है फीनिक्स। फीनिक्स अबू धाबी सूचीबद्ध खनन कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी खनिकों में से एक है। वे एक प्रमुख शेयरधारक हैं और बाकी अबू धाबी परिवार कार्यालय हैं। सही। अच्छा, मैं जो सवाल पूछने जा रहा था वह है, अनेक न्याय क्षेत्रों के संदर्भ में विस्तार से परे आपने इसके बारे में बात की। हमने उन उत्पादों के बारे में थोड़ी बात की जिनका आप निर्माण कर रहे हैं। जाहिर है आपने एक उदाहरण दिया जो आप कर रहे हैं। आपने इस क्षेत्र में एक टीम बनाने के बारे में बात की है, जो समझ में आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप पहुंच और प्रतिभा प्राप्त करने में सक्षम हैं। आप किन अन्य प्रकार की प्राथमिकताओं को देख रहे हैं? क्या पारंपरिक धन प्रबंधन खिलाड़ियों के साथ कोई बातचीत है? क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है जो मुझे दिखाई देता है, जो कि धन प्रबंधन को थोड़ा और अधिक समावेशी बनाने की कोशिश है, जो है हम आपको धन प्रबंधन देंगे, हम आपको कुछ संपत्ति प्रबंधन क्षमता भी देंगे, और अगर आप सिर्फ साधारण ब्रोकरेज करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उस तरह का वन स्टॉप शॉप अप्रोच अपना रहे हैं। क्या आप स्वयं को B2B संबंधों में प्रवेश करते हुए देखते हैं? 100%। मेरा मतलब है, वैसे ये एक दैनिक बातचीत है जो हम टेलीकॉम कंपनियों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, आज ही हमने अन्य बैंकों के साथ बातचीत की। यदि पारंपरिक बैंक अपने ऐप पर बिटकॉइन खरीदने और बेचने की क्षमता चाहते हैं, उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल पेशकश, तो उनके पास लाइसेंस, कस्टडी सिस्टम, तकनीकी प्लेटफॉर्म, उस स्थान के लिए प्रतिभा प्राप्त करने की भूख नहीं हो सकती है। इसलिए हम साझेदारी करते हैं, और ये दोनों तरफ से साझेदारी हो सकती है क्योंकि हमारे पास फ़ैट या अन्य चीज़ों को संभालने के लिए, मान लीजिए, सभी लाइसेंस नहीं है। उदाहरण के लिए हम अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों या धन प्रबंधकों से बात करते हैं जो हमारे स्वयं के उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं और इसे अपने ग्राहकों को पेश करना चाहते हैं। इसलिए B2C या B2B, जो भी उनके ग्राहक हैं, वे बातचीत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और मुझे लगता है कि आपने टेल्को का उल्लेख किया है कि उनमें से केवल 2 हैं, इसलिए हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आप किससे बात कर रहे थे। लेकिन आखिरी सवाल, इससे पहले कि हम यहाँ कॉल समाप्त करें, कॉल नहीं, क्षमा करें, यहाँ चर्चा समाप्त करें, जो चारों ओर है, वह एक चीज़ क्या है जो आप बताएंगे? और ये निवेश सलाह नहीं है, बल्कि आप जानते हैं ये ग्राहक जागरूकता के लिए एक तरह की चिल्लाहट है।
अगर कोई है मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो आप हमें किस तरह की एक सलाह देंगे? हम इस दुनिया में आने के लिए खुद को कैसे शिक्षित करें? यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी अभी अंतरिक्ष में जा रहा है। हाँ, पहली बार अंतरिक्ष में वह है और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, देखिए मैं शायद ठीक वही दो बातें कहूँगा जो दरअसल यह एक नहीं बल्कि दो चीज़ें हैं। यह एक सुरक्षित और विनियमित एक्सचेंज ढूंढना है। सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है। आप जागकर यह नहीं जानना चाहेंगे कि आपने अपनी संपत्ति खो दी है। लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूं स्टीफन? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई सुरक्षित है? मैं जिस बॉक्स को देख रहा हूं उसमें कौन सा टिक है? कौन सा नियामक उन्हें विनियमित कर रहा है? क्या वह है? सबसे पहले तथ्य यह है कि यह विनियमित है। हाँ, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 600 एक्सचेंजों में से अधिकांश वहां मौजूद नहीं है। अच्छा, संभावित रूप से वे कितने समय से आसपास हैं। और तीसरा, अगर उनके पास फी ट्रेल है, ये एक बहुत बहुत अच्छा संकेतक है क्योंकि अगर कोई बैंक लेने को तैयार है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बैंकों का काम ही जोखिम प्रबंधन करना है, इसीलिए वे ऐसा जोखिम नहीं लेंगे जो उन्हें लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। इसलिए यदि कोई बैंक पहले से ही क्रिप्टो एक्सचेंज स्वीकार करता है तो उस एक्सचेंज को लेने से पहले उन्होंने बहुत बहुत लंबा और गहन होमवर्क किया होगा। तो कोई भी बैंक जो विनियमित है और उसके पास बैंकिंग खाते तक पहुंच है, जो सुविधाजनक भी है, क्योंकि अन्यथा आप अपना पैसा कैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। मेरे दिमाग में ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और फिर कैसे चुनना है इसके बारे में मैं कहूँगा कि सावधानी से शुरू करें, बड़े कैप से शुरू करें और आगे जाने से पहले जितना हो सके उतना सीखें। और मुझे लगता है कि यही वह सवाल है जो मुझे आपसे पहले पूछना चाहिए था। आप लोगों के लिए सिक्कों की इस लंबी पूंछ की पेशकश करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या यह एक विभेदक है? इस समय वे हमारे पास नहीं हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस ग्राहक को सेवा प्रदान करते हैं। हम जिन ग्राहकों के पीछे जा रहे हैं वे मुख्य रूप से या तो संस्थान हैं, हम पारिवारिक कार्यालयों और संस्थानों के साथ, बल्कि जिन्हें हम दृढ़ निवेशक कहते हैं, उनके साथ भी बहुत काम करते हैं। तो इसका वास्तव में मतलब है ऐसे लोग जो पैसे के बारे में थोड़ा सोचते हैं, जिनके पास एक निश्चित मात्रा राशि या धन है, जो पोर्टफोलियो के अपने वैकल्पिक हिस्से का एक निश्चित प्रतिशत क्रिप्टो जैसी किसी दिलचस्प चीज़ में आवंटित करना चाहते हैं। वो आमतौर पर वे इसके लिए खुले हैं और वे आमतौर पर कागज़ या टोपी वाले कुत्ते या उनमें से किसी की तलाश नहीं करते हैं। मेरा मतलब है बोन या बोंग पर क्या धकेला जा रहा है इसकी एक मज़ेदार सूची है। यही हम ऑफर करते हैं। हम मुख्य रूप से बड़े कैप की पेशकश करते हैं जो उस दर्शक वर्ग की अधिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक लंबी पूंछ है और उस लंबी पूंछ की लंबाई लगभग 20,000 है। आमतौर पर 50 से कम होता है जो आमतौर पर गर्म होता है। अक्सर क्या होता है, वे थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाते हैं, वे लॉन्च हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे तो केवल मनोरंजन टोकन होते हैं। वे जीवन में कोई उद्देश्य होने का दावा भी नहीं करते हैं। ये थोड़ा गेमिंग या कैसीनो जैसा है। उन्हें दीर्घकालिक निवेश या भुगतान के साधन होने चाहिए, लेकिन वे मनोरंजन के लिए हैं। वे वास्तव में यही हैं और यह आमतौर पर एक त्वरित पंप है और फिर वे गायब हो जाते हैं। हमें हर नए टोकन के लिए उस वैगन पर कूदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा न करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये आप एक्सचेंज करते हैं तो ये जिम्मेदारी का एक हिस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आपको युवा और कम उम्र की आबादी मिलने वाली है जो चारों ओर होने वाले इन सभी सामाजिक षड्यंत्रों से मोहित हो जाती है, और आप नहीं चाहेंगे कि इन चीज़ों में बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाए, क्योंकि अंततः एक्सचेंज के रूप में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक समर्थक बनने के कारण आप किसी तरह उस भूमिका को निभाने के लिए दोषी ठहराए जाते हैं। बेशक। आखिरी बात, ये किसी भी अन्य चीज़ से बढ़कर एक टिप्पणी है। मेरे जैसे स्नीकरहेड के लिए मैं आपके जूतों को देख रहा हूँ। क्या उस रंग के संदर्भ में कोई कहानी है? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि यह आपकी टी शर्ट पर M2 साइन से मेल खाता है। ये वास्तव में M2 स्नीकर्स है और ये पहली जोड़ी है जो हमने उनसे बनाई है। वे मूल रूप से हमारे द्वारा बनाए गए एक कार्यक्रम के लिए डिज़ाइन किए गए थे। वास्तव में हमारी लॉन्च पार्टी के लिए, और हमारी मार्केटिंग टीम ने उन्हें डिज़ाइन करने में शानदार काम किया। ये किसका विचार था? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि वह हमारी मुख्य विपणन अधिकारी क्रिस्टीना थी। मुझे आशा है कि मैं उसकी टीम में किसी और के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। मैं रंग देख रहा था और मैं बस रुको, वह रंग टी शर्ट से मेल खाता है। हम आपको एक खास जोड़ी दिलाएंगे। उनके ऊपर नाम भी है। इस पर मेरे शुरुआती अक्षर हैं। सच में? तो वे आपके लिए कस्टम मेड होंगे। हम आपको एक जोड़ी दिलाएंगे। मुझे पता है कि आप स्नीकर्स के दीवाने हैं। मैं हूँ। यही एकमात्र चीज़ है जिसका मैं इन दिनों प्रशंसक हो सकता हूँ, क्योंकि अधिकांश अन्य चीज़ें अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे घर में 3 महिलाओं के साथ परिवार चलाना। लेकिन जो भी हो, ऐसा कहने के बाद आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि शाम हो चुकी है और आप घर वापस जाना चाहेंगे, तो सोफे पर होने के लिए आपकी सराहना करते हैं। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुशी की बात थी। धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, वह स्टीफन कामिल थे। वह M2 के CEO हैं, जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज और निवेश मंच है। हमने कई विषयों पर लगातार बातचीत की, न केवल M2 के बारे में, बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंज स्पेस या व्यापक प्रकार के बिटकॉइन, डेफी, डिजिटल एसेट स्पेस में क्या हो रहा है,
उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगी होगी। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खरीदने और बेचने के मामले में क्रिप्टो में शामिल नहीं हुए हैं और यदि आप योजना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टीफन ने कुछ अच्छे संकेत छोड़े हैं। मैं आपको अभी बताने के बजाय शो में सुनने का इंतजार करूंगा, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, आप घोड़े के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो उसके साथ अलविदा और धन्यवाद।